वेलकम बैक टू गाइज हमारे चैनल सिविल अचीवर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट 2011 में आए ईवीएस के प्रश्नों की। इन प्रश्नों को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन प्रश्नों में सिर्फ प्रश्नों को नहीं बताया गया है बल्कि इसके पैटर्न को समझाया गया है, जिसके द्वारा आप आगामी सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर जो 2022 में होने वाला है उसको समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात याद रखें कि सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, एक एक दिन इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग लगातार डेली वीडियो को देखें, सीखें और हमें मोटिवेशन भी प्रोवाइड करें वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भैंस की पीठ पर बगुला होता क्यों है। तो आप लोग सबको पता है कि बगुला क्या करता है कि जो भैंस की पीठ पे जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उसको वो खाता है, यानी भैंस से बगुला को अपना भोजन मिल जाता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कहाँ पर है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी वह भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। यानी सिंपल सा आंसर था इस सिंपल से सवाल का कि भैंस की पीठ पर बगुला क्यों बैठता है, क्योंकि बगुले को भैंस की पीठ से अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस बात को गाइस ध्यान रखें। ये सब ऑप्शन बकवास ऑप्शन है, जैसे कि गाना गाएगा बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेगा, बिल्कुल नहीं। घास में कीट अगर खाना होगा तो भैंस पे क्यों बैठेगा। तो गाइज अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, अपना कॉमन सेंस लगाएं, तो आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन को रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा जोर दें। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। अब गाइज मान लें आपको निरूपित करना मतलब नहीं पता, तो ऐसे तो निरूपित करना मतलब दिखाना होता है, बट अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन को एज ए समरी समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में यानी 1 to 5 में आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो पर्यावरण अध्ययन जब आप पढ़ाइएगा, ईवीएस पढ़ाइएगा, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी पर्यावरण को पढ़ाना होता है या किसी विषय को पढ़ाना होता है, तो एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। तो जहाँ भी ऑप्शन में आपको वास्तविक जीवन दिखेगा, आप ब्लाइंडली इस ऑप्शन पे जाएंगे, वो 100% सही होगा, चाहे वो कोई विषय भी पढ़ाना क्यों ना हो। तो प्राथमिक विद्यालय में जो पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य होता है वो यही होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल जाएगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी बच्चों को सीधी सी बात है कि हमें वातावरण के बाहरी दुनिया से जोड़ना है, तो यही उद्देश्य होना चाहिए। और गाइज हमेशा याद रखिए कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले सवाल की ओर। एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि चैनल नया है तो आपके मोटिवेशन से ही वीडियो आगे बनेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल, 2 सवाल तो हम लोग कर चुके हैं, हम लोग तीसरा सवाल, हमारा तीसरा सवाल है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए कि आपका एक ईवीएस का क्लास चल रहा है जिसमें आपको रेलवे टिकट दिखा दिया गया है। तो ये क्यों दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है आपका उसका मकसद ये बताना नहीं है कि आप रेल का किराया जानिए, टिकट जानिए या कुछ और जानिए। वो दिखाने का मतलब यही है कि आपने जो सीखा है उसको आप वास्तविक जीवन से कैसे जोड़ रहे हैं, यानी आपको लाइफ का प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, डेमो दिया जा रहा है कि आप अपने पढ़ाई को, ईवीएस की स्टडी को रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता को व्यक्ताता है। मतलब अवलोकन मतलब क्या कि आसपास की चीज़ों को देखना, समझना और उसके बारे में जानना। तो जो पर्यावरण अध्ययन में अगर हम टिकट दिखा रहे हैं, मतलब क्या कि हम वास्तविकता से जोड़ रहे हैं कि टिकट कैसा होता है, ट्रेन में चढ़ने के लिए चाहिए होता है, यानी सारी हकीकत से उसको रूबरू करा रहे हैं। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे, जो भी ईवीएस में प्रश्न आते हैं वो हमारे आसपास के परिवेश से जुड़े हुए होते हैं। तो आप जब भी सवालों को सॉल्व करें तो रटन पद्धति न अपनाकर समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। गाइज यही मेरा आपके सजेशन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर पर्यावरण की कक्षा में हम बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे यह होगा, ठीक है ना, कि बच्चों विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने में बढ़ावा देने में मदद मिलता है। यानी इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर व्यक्तिगत अनुभव बच्चे बताएंगे तो क्या होगा कि बच्चों की जो भाषा और संप्रेषण कुशलता है वो क्या होगी, सुधरेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो सिंपल सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो सबको पता है चिपको आंदोलन हमारे सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कब किया था, तो 1960-70 के दशक में। कहाँ पे किया था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में इन्होंने अपना ये आंदोलन चलाया था। और कौन सा गांव था, तो शायद ये गढ़वाल जिले का रेनी नामक गांव था, जहां इन्होंने पेड़ से चिपककर पेड़ कटने से बचाया था। तो इस बात को अब सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन में पूछा जाए मेधा पाटेकर किन से जुड़ी हुई हैं, तो आपको जहां तक मेधा पाटेकर की बात है तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। जबकि अमृता देवी सिंह बिश्नोई बिश्नोई आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो इन्होंने बिश्नोई के वृक्ष को बचाने के लिए किया था। बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में तैरता डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है क्यों। तो गाइज सीधी सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर यही होगा कि नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप लोग का नॉलेज भी चेक किया जा रहा है कि आप लोग को क्या पता है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रानी घर के कूड़ा को 2 तरीक़ों से अलग करती है, केले के छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्ती, जैम की बोतल, सॉस की बोतल। इतना सारा एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइज। आपको एक चीज़ बताया गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आसानी से सड़ गल जाएंगे, तो उनको बोलेंगे अपघटित होने वाले पदार्थ। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे प्लास्टिक, टेस्ट ट्यूब, ये सॉस की बोतल, ये सब ऐसे हैं जो आसानी से अब सड़ेगा गलेगा नहीं, मतलब अपघटित नहीं होगा। तो गाइज इसका सही ऑप्शन बी है, यानी अपघटित और अपघटित नहीं होने वाले पदार्थों के आधार पर बांटा जा रहा है। जैसे केले का छिलका, सब्जी का छिलका, सूखे पत्तियाँ, ये सब आसानी से अपघटित हो जाती है, सड़ गल जाती है। जबकि जो अगला कैटेगरी है जैसे सॉस की बोतल है, टूथपेस्ट ट्यूब है, प्लास्टिक का खिलौना, ये सब अपघटित नहीं होती है, मतलब सड़ गल नहीं सकती है। तो इसको इसी आधार पे डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। इस बात को आप समझे। बढ़ते गए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय ने राजस्थान की कक्षा 5वीं के बच्चों की शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या अपेक्षाएं होंगी। तो कहीं का भी स्कूल हो, कोई भी बच्चे हो, अगर भ्रमण करने जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि बच्चे को घुमाने का मकसद क्या है, कि उनको अवलोकन से रूबरू करवाना, कोई प्रश्न हो तो उन पूछने के लिए प्रेरित करना, वो बच्चे अपने अवलोकन को शिक्षक के साथ बांटें, शेयर करें, ताकि जो क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य है कि बच्चों को जीवन के वास्तविकता से जोड़ना, वो सही हो पाए। तो आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्षेत्र भ्रमण क्यों कराया जा रहा है, ताकि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, अर्थात अपने आसपास की चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों और शिक्षक से अवलोकन बांटने चाहिए। यानी कोई बच्चा वहाँ क्षेत्र भ्रमण से क्या अनुभव लेता है, इसका शेयर वो अगले बच्चे से करे, अगले बच्चे दूसरे बच्चे से करे। इससे क्या होगा कि बच्चों में भाषा का विकास तेज़ी से होगा और बच्चे ईवीएस के परिवेश से आसानी से जुड़ पाएंगे। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है दत्त कार्य। देखिए, जैसे ही दत्त कार्य आपके माइंड में आया आप कंफ्यूज हो गया कि ये दत्त कार्य क्या होता है, इसका तो नाम भी नहीं सुना। लेकिन जैसे ही इसको इंग्लिश में दिखा जाए तो इसका इंग्लिश होता है असाइनमेंट। यानी जैसे ही मैंने असाइनमेंट बोला आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। तो इस बात को आप समझे गाइस कि जहाँ भी हिंदी टफ लगे आप जस्ट झट से उसका इंग्लिश देख लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है कि इतना टफ हिंदी कर दिया जाता है गूगल वगैरह के द्वारा कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता और हिंदी मीडियम के बच्चे मात खा जाते हैं। तो आप ऐसी गलतियों से बचें और जब भी कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश मीडियम के पेपर को जस्ट देख लें। तो अब बात यहाँ असाइनमेंट की हो रही है। तो असाइनमेंट के बारे में आपको पता है कि असाइनमेंट क्या करता है। तो असाइनमेंट से हम इन्फॉर्मेशन को खोजते हैं, विचार को बनाते हैं, उच्चारित करने का ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन डी। यानी असाइनमेंट का काम ही क्या है, असाइनमेंट में हम इन्फॉर्मेशन को, सूचना को जमा करते, विचार, नए तरह तरह के विचारों को लिखते हैं और उसका डेवलपमेंट करने का उसमें मौका मिलता है। यानी असाइनमेंट से जुड़े हुए सवाल थे। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन क्यों किए जाते हैं? यानी अगर सरल प्रयोग देना है तो इसका मकसद एक ही है कि बच्चा खुद करके सीख जाए और अवलोकन कौशल जो बच्चों का है आसपास चीज़ों को देखने समझने का वो बेहतर हो जाए। तो सीधी सी बात है गाइज कि जो कक्षा में सरल प्रयोग करवाया जाता है उसका एक ही लक्ष्य है कि बच्चे खुद से सीख जाएं और अपने आसपास की चीज़ों को जानने समझने परखने में क्या हो जाए तो निपुण हो जाए, कुशल हो जाए। गाइस अगर वीडियो फास्ट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो काफ़ी फास्ट हो गई, इस चीज़ का आप ध्यान रखा जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसा काम दे दिया जाए जिसमें बच्चा खुद सीख ले। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि बच्चा खुद सीखेगा, अवलोकन करेगा। अवलोकन कौशल को पैना बनाया जाए, पैना बनाया जाए मतलब तेज़ बनाया जाए। बच्चों को जो देखने की क्षमता है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसको काफ़ी क्या किया जाए, काफ़ी उसमें सुधार लाया जाए, इस बात को गौर किया जाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन के रूप में इसको हम समझते हैं कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है, चूल्हे पे खाना बनाती है। यानी गोबर से जो गोईठा वगैरह बनता है, उपला बनता है, उस पर वो खाना बना रही है और 3 महीने से उसको खांसी आ रही है। कारण क्या हो सकता है? तो गाइज आपको पता है कि जो लकड़ी या गोबर के उपले होते हैं, जिसको हम लोग गाँव की भाषा में गोईठा वगैरह बोलते हैं, उससे क्या होगा तो उसके अंदर होता है काला धुआं। जो काला धुआं हमारे श्वसन नली में जमा हो जाएगा। इस वजह से जो दुर्गा नाम की महिला है उसको खांसी आ रही थी। यानी ऑप्शन नंबर सी। सीधी सी बात है गाइस, दुर्गा हो, सीता हो, गीता हो, कोई भी हो, अगर वो गोले गोबर या उपले पे खाना बनाएगी तो जो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो नीली गैस निकलती है, वो हमारे फेफड़े को, जो श्वसन नली होती है, उसको जाम कर देगी। तो इस बात को ध्यान रखिए। चूँकि ऑप्शन बी भी काफ़ी करीब है तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर श्वसन नली में जमा हो जाएगी। चूँकि गाँव की महिला है तो उसको ये नहीं पता कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है, तो यहाँ सिंपल मतलब काला धुआं से होगा। इस बात इसलिए ऑप्शन मैंने सी पे ज़्यादा जोड़ दिया, ऐसे होने को ऑप्शन बी भी हो सकता था। बढ़ते गए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते बच्चे रुचि नहीं ले रहे, तो क्या करेंगे? मतलब आपने आफ्टरनून में भोजन किया, उसके बाद जैसे ही आप क्लास में आते तो बच्चों को, आपको लगा कि बच्चे लंच के बाद इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब पर्यावरण अध्ययन पढ़ नहीं पा रहे, रुचि नहीं ले रहे, तो आपका काम क्या है? तो आपका सिंपल सा काम है कि आप अपने जो चैप्टर्स पढ़ाने वाले अपने पाठ को आप रोचक बनाइए। तो रोचक बनाने के लिए आप क्या कहिएगा? तो सबसे बेहतर क्या है कि दृश्य सामग्रियों का हम प्रयोग करेंगे, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे वो उसमें मन लगा के पढ़ेंगे। चूँकि आपको पढ़ाना है तो पाठ में रुचि देना है, तो आप बच्चों को बाहर खिलाने क्यों ले जाइएगा? ना ही टॉपिक को आप बदल सकते हैं। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, या बच्चों को आराम करने के लिए भी हम नहीं कहेंगे। बच्चों को ऐसा कुछ माहौल प्रोवाइड करेंगे, परिवेश वातावरण देंगे जिससे बच्चे आसानी से सीख पाएँ। यानी हम दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बहुआयामी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। बढ़ते गाइज अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर पढ़ाया जा सकता है। यानी बीज अंकुरन को अगर पढ़ाना है तो इसे अच्छे से कैसे पढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आप सबसे पहले बीज बोएंगे, अंकुरन कैसे होता है इसके विभिन्न चरणों का अवलोकन करेंगे, फिर चित्र बनाकर गतिविधि को बच्चों द्वारा निष्पादित करने के लिए कहेंगे। मीन्स कि अगर बच्चे उस चीज़ को पूरा करेंगे तो उसमें ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। यानी बीज अंकुरन हो या किसी भी टॉपिक को जो बच्चे खुद से करेंगे, उसके स्टेप को, विभिन्न चरण को अच्छे से अवलोकन करेंगे, जांचेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे और खुद से चित्र वगैरह बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर विकास करेंगे। तो इस बात को ध्यान दें कि बीज अंकुरन की अवधारणा का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम बीज बोवाएंगे, अंकुरन के विभिन्न चरणों का इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को खुद निष्पादित करवाएंगे, मतलब उससे खुद काम करवाएंगे। तो बच्चे जितना खुद से काम करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। इस बात को ध्यान रखें, यानी हमेशा बच्चों को आगे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लड़कियां हैं, मीरा, दिव्या। लड़कियां कोई भी हो सकती है। एक लड़कियां जो मीरा है समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाती है और दिव्या जो है लौह तत्व की कमी वाली भोजन खाती है। तो दोनों को कौन सी बीमारियां होगी? तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे जंक फूड यानी बाज़ार के सामान जैसे समोसा, कटलेट वगैरह खाएंगे उनको एक ही बीमारी हो सकती है, वो है मोटापा। और जो बच्चे में लौह तत्व की कमी है उनको हो जाएगा एनीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि जो बच्चों ने समोसा को खाया, कटलेट को खाया, डबल रोटी को खाया, वो मोटापा के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनके शरीर में फैट यानी वसा जमा हो जाएगा। जबकि जो बच्चे में आयरन की कमी, उन बच्चों को यह हो जाएगा एनीमिया, जिसको हिंदी में रक्त अल्पत्ता या खून की कमी बोलते हैं। बढ़ते गए अगले क्वेश्चन की ओर।
पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक क्यों सुरक्षित रहते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि जितना टेम्परेचर कम होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बढ़ने वृद्धि करने की क्षमता कम जाती है, और कम तापमान तो ऐसा होता है कि रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब क्रिया ही नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेफ्रिजरेटर में चावल लंबे समय तक क्यों बच पाता है? क्योंकि कम टेम्परेचर होने के कारण बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो चावल जो होता है लंबे समय तक चल पाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त की जांच द्वारा मलेरिया की पहचान कैसे होती है? तो गाइज, सबसे पहले आप जाने मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि इसका वाहक प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, और मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ के कुनैन दवा से की जाती है। अगर बात करें मलेरिया टेस्ट की, तो इसके लिए हम लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में मलेरिया परजीवी का पता लगाते हैं कि कहीं प्लाज्मोडियम तो नहीं आ गया। अगर आरबीसी में लाल रक्त कोशिका में मलेरिया परजीवी मौजूद है, प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो हमें पता चलता है कि बच्चे को मलेरिया हो गया। तो गाइज यहीं तक क्वेश्चन था, क्वेश्चन हुआ, आज का सेशन ख़त्म। लगता अगर आज मैंने फास्ट पढ़ा दिया हो तो आप ज़रूर अपना कमेंट शेयर करें, बताएं, और अगर कहीं दिक्कत हो तो वो भी बताएं, ताकि अगले वीडियो में सुधारा जा सके। लेकिन आप हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इसे 1000 सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुंचाइए, और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हमें आगे बढ़ने का मौका